जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है और बायोलॉजी की सीरीज में हमने पुष्प की संरचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे और जो पुष्प की संरचना वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा जो लघु बीजाणुधानी था जिससे परागकोश के अंतर बनता था, वो सब भी हमने पढ़ लिया है। लघु बीजाणुधानी भी हमने क्या किया है, पढ़ लिया। ये सब चीजें हमारा हो चुका है। जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद जो है इसके बाद जो हमारा है परागकोश की संरचना हो चुका है, देख लेते हैं। इसके बाद हमारा परागकण की संरचना बाकी है। ये सब चीजें हमने कर लिया था, ये सब चीजें हमने कर लिया। इसके परागकोश की संरचना हो चुका है। परागकोश में हमने बता दिया था कि परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होता है। 4 लघु बीजाणुधानी, बीजाणुधानी के अंतर्गत लघु बीजाणु बनता है। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होता है। एक लघु बीजाणुधानी के अंदर में हमारा जो है पराग जो लघु बीजाणु बनता है। लघु बीजाणु ही पहले चतुष्टक अवस्था में होती है और चतुष्टक अवस्था से परागकण बन जाती है। अब हम लोग परागकण की संरचना का बात करने वाले। किसकी संरचना? परागकण की संरचना का बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें साथियों परागकण की संरचना की, सबसे पहले यदि परागकण की संरचना की हम बात करें, परागकण की संरचना के अंतर्गत क्या होता है परागकण, पहले ये जानिए आप जो है परागकण पहले तो ऐसे चतुष्टक अवस्था में होती है। परागकण ऐसे चतुष्टक अवस्था में होती है क्योंकि आपको पता है 4 परागकण होते हैं। कितने परागकण बनते हैं? पहले तो इसको परागकण नहीं कहेंगे, पहले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पहले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पहले तो इसको हम लोग लघु बीजाणु कहेंगे। जब ये ऐसी अवस्था में है तो इसको क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। ये धीरे धीरे क्या होते हैं? चारों अलग हो जाते हैं। चारों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। चारों अलग हो जाते हैं। तो चारों जब अलग हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। चारों अलग होने के बाद क्या कहते हैं? परागकण। पहले ये क्या था? लघु बीजाणु था। लघु बीजाणु था, है ना? लघु बीजाणु था। अब ये धीरे धीरे क्या बन गया? परागकण बन गया। हम वो बात कर रहे हैं। हम एक परागकण की अभी हम बात कर रहे हैं। एक परागकण की अभी हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है, एक परागकण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसी जब हम संरचना बनाए, अच्छा रुकिए वृत्त लेकर के बनाते हैं। ऐसी जब हम क्या बनाए? संरचना बनाए परागकण। ठीक है, इस तरह से जो है इस तरह से हमारा क्या बन जाता है? इस तरह से साथियों हमारा क्या बन जाता है? इस तरह से हमारा परागकण की संरचना बन जाती है। इस तरह से हमारा, पहले इसको हम लोग किस नाम जानते हैं? एक इसको बोलते हैं क्या? इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एक लघु बीजाणु। क्या कह देते हैं? एक लघु बीजाणु हम इसको कह देते हैं। एक लघु बीजाणु इसको हम क्या करते हैं? कह देते हैं। ठीक है, एक को जब हम निकाल के ऐसे हम इसको निकालें, एक को हम यदि निकालें तो निकालने के बाद आप ये देखिएगा, निकालने के बाद ये देखिएगा इस तरह से संरचना यदि हम बनाए निकालने के बाद, इसको हरा रंग कर देते हैं। ठीक है, निकालने के बाद यदि देखें इसमें कहीं ना कहीं हमें ये नजर आता है, इसमें एक मिनट, ठीक है, ये जब ऐसे हम बनाएंगे संरचना, संरचना बनाने के बाद हम ये देखेंगे
इसको फिर यदि ऐसे बड़ा कीजिएगा, इसमें दो ऐसे क्या बनते हैं, रसधानी बन जाते हैं। दो क्या बन जाते हैं, रसधानी बन जाते हैं। और एक क्या बनते हैं, एक हमारा न्यूक्लियस बनते हैं। दो रसधानी और एक क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये एक रसधानी हो जाते हैं, एक रसधानी हो जाते हैं, ठीक है, एक रसधानी हो जाते हैं। ये ऐसे धागे टाइप की हो जाती है, ये ऐसे किस टाइप की हो जाती है, धागे टाइप की हो जाती है। ये ऐसे धागे टाइप की हो जाती है। ब्लैक ही कर देते हैं, ये धागे टाइप की हो जाती है, ठीक है, ये धागे टाइप की हो जाती है। फिर यदि बात करें हमारा इसका भी एक संरचना, आगे आगे जब ऐसे देखिएगा, इसको आगे देखने के बाद आप ये देखिएगा, ये जो हमारा ये एक सेल है, ठीक है, ये टोटल एक सेल है। इसके बाद ये टोटल एक कोशिका है। इसके बाद एक छोटा सा फिर यहां पर बना, चलिए, तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, इस तरह से हमारा क्या बन गया, परागकण का क्या बन गया, संरचना इस तरह से हमारा क्या हुआ, बन गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बन गया, परागकण की क्या बन गई, संरचना। परागकण की क्या बन गई दोस्तों, संरचना। ठीक है, परागकण की क्या बन गई, संरचना। ऐसे हमारा परागकण की संरचना होती है। आप गौर से देखिएगा परागकण की संरचना। परागकण सबसे पहले दो दीवारों से घिरा हुआ है। परागकण कितने दीवारों से घिरा हुआ है, दो दीवारों से घिरा हुआ है। दो दीवारों से क्या है, घिरा हुआ है। ये क्लियर है, दो दीवारों से घिरा हुआ है। दो दीवारों से जो घिरा हुआ है, इसमें सबसे जो बाहरी दीवार है, इसको हम लोग बाह्यचोल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं, बाह्यचोल। ठीक है, बाह्यचोल। और अंदर का जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः। क्या बोलते हैं, अंतःचोल कहते हैं। बाह्यचोल और क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। क्लियर है, बाह्यचोल और क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। ये हमारा जो घिरा हुआ है, इसको हम लोग दो नाम से जानेंगे। क्या क्या नाम जानेंगे, बाह्यचोल और अंतःचोल के नाम से जानेंगे। क्लियर है, बताइए, बाह्यचोल और क्या कहेंगे, अंतःचोल कहेंगे। बाह्यचोल और अंतःचोल कहेंगे। ये सामान्यतः क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। कैसा होते हैं, गोलाकार। ये नर युग्मक क्या होता है, ये क्या है, ये नर युग्मक है। क्लियर है बात, नर युग्मक है। कौन सा, नर युग्मक। ठीक है, चलिए, अगर व्यास की बात करें, इसका यदि व्यास बात करें, अगर व्यास बात करें ना यहाँ से, तो हम ये कहेंगे 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होती है ना। 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होती है व्यास, वो लिख लेंगे। हालांकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होती है। क्लियर, 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होती है। अब बात करते हैं इस संरचना में। इस संरचना में ये देखिए, जो बाहरी भित्ति है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। जो अंदर की भित्ति है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। क्लियर है बात, अंतःचोल कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, बाहरी चोल क्या होता है, कठोर होता है। बाहरी चोल क्या होता है, कठोर होता है। कठोर क्यों होता है, इस पर एस्पोरोपोलेनिन पदार्थ होता है। कौन सा होता है, एस्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ इस पर होता है। कौन सा पदार्थ होता है, एस्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ होता है, जो अभी तक में ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। अभी तक में ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ कौन है, जो हमारा एस्पोरोपोलेनिन है। उसी का बना होता है कौन, बाह्यचोल। और अंतःचोल जो होता है, ये पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। किसका, पेक्टिन और सेल्यूलोज का। कहीं कहीं पर बाह्यचोल पर छिद्र होता है। छिद्र इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एस्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, एस्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता। क्लियर है बात। उसके बाद देखिए, इसमें जो होता है हमारा दो कोशिकाएं होती है। ये एक कोशिका हुआ, ये एक कोशिका, इसको हम लोग कायिक कोशिका कहेंगे। कौन सा कोशिका कहेंगे, कायिक सेल कहेंगे। ठीक है, ये जो हमारा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन सेल कहते हैं। जो जनन सेल होते हैं, कायिक सेल के जीव द्रव में तैर रहा है। देखो, ये कायिक कोशिका टोटल है। इस कायिक कोशिका के अंदर ये जीव द्रव भरा हुआ है। और कायिक कोशिका के जीव द्रव के अंदर ये जो बड़ी है, ये कायिक कोशिका। ठीक है,
कायिक कोशिका के जीव द्रव के अंदर ये हमारा कौन है, ये हमारा कौन है, जनन कोशिका है। कायिक कोशिका के जो क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका के जीव द्रव में कौन तैर रहा है, जनन कोशिका तैर रहा है। कायिक कोशिका के जीव द्रव में जनन कोशिका तैर रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रसधानी है। क्या है, रसधानी है। ये क्या है बताइए, रसधानी। ये हमारा क्या है, रसधानी। क्लियर है बात। ये जो पतला होते हैं ना ये संरचना, तो इसको एसीमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीमेट्रिक कहते हैं। उस स्थिति में एसीमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको। इसको क्या कहते हैं, एसीमेट्रिक कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लिखने का कोशिश करते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये जानिए, परागकण, परागकण नर युग्मकोद, नर युग्मकोद भव, है ना। यानी नर युग्मक का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है बात। और क्या कहेंगे, यह सामान्यतः गोलाकार, यह सामान्यतः गोलाकार होती है। यह सामान्यतः कैसी होती है, गोलाकार होती है ना। इसका क्या बोलेंगे, इसका व्यास 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर, क्या कहेंगे, माइक्रोमीटर तक होती है। माइक्रोमीटर तक होती है। कितना, 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होती है। 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होती है। क्या बोलेंगे, परागकण दो परतों से घिरी होती है। दो परतों से घिरी होती है। ठीक है। सबसे जो बाहरी परत है, बाहरी परत, इसको हम लोग बाह्यचोल कहते हैं। जो आंतरिक परत है, आंतरिक परत, इसको हम लोग अंतःचोल कहते हैं। क्लियर है। बाहरी परत को बाह्यचोल और आंतरिक परत को क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। क्लियर है, ये बात क्लियर है कि नहीं बताइए, ये बात क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, जो हमारा बाह्यचोल होती है, बाह्यचोल एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये जो एस्पोरोपोलेनिन है, एस्पोरोपोलेनिन अभी तक ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। यानी इसे अम्ल, क्षार, ताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। यही एस्पोरोपोलेनिन के कारण बाह्य त्वचा कठोर होती है। बाह्य त्वचा क्या होती है, कठोर होती है। क्लियर है। बाह्य त्वचा क्या होती है, कठोर होती है। बाह्य त्वचा क्या होती है, कठोर होती है। किसके कारण, एस्पोरोपोलेनिन के कारण बाह्य त्वचा क्या होती है, कठोर होती है। ठीक है, कठोर होती है। अब ये देखिए, ये जो हमारा बाह्य त्वचा, बाह्यचोल है, बाह्यचोल के ऊपर छोटी छोटी छिद्र होती है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं।
जनन छिद्र कहते हैं। अब कारण ये है छोटी छोटी छिद्र क्यों हो रहा है, जहां पर एस्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित है, यहाँ क्या है, यहाँ एस्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित है, जिस कारण यहाँ कठोर नहीं है, इस कारण से वहां पर एक छिद्र बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र का, जिसको क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। यदि बात करें हमारा जो आंतरिक परत है, आंतरिक परत एक्टिन तथा सेल्यूलोज का बना होता है, पेक्टिन तथा सेल्यूलोज का बना होता है। क्लियर है बात, पेक्टिन तथा सेल्यूलोज का बना होता है, कौन, आंतरिक परत बना होता है, ठीक है। और बात करते हैं जो हमारा परागकण का जीव द्रव यानी जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म है ना, जीव द्रव एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है ना। अब बात करते हैं जो परिपक्व परागकण में 2 सेल्स होते हैं, परिपक्व परागकण में 2 सेल्स होते हैं। ये 2 सेल्स में एक पहला जो होता है जिसको हम लोग काइक सेल्स कहते हैं, और जो दूसरा होता है इसको हम लोग जनन सेल्स कहते हैं। काइक सेल्स और क्या कहते हैं, जनन सेल्स कहते हैं। क्लियर बात, काइक सेल्स और क्या कहते हैं, जनन सेल्स कहते हैं। काइक सेल्स आप चित्र में देखा है, काइक सेल्स थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, काइक सेल्स क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा और क्या होता है, छोटा होता है। यह इसका और क्या लक्षण है, काइक सेल्स के जीव द्रव में तैरती है, काइक सेल्स के जीव द्रव में तैरती है। इसमें बड़ा केंद्रक भी होता है, बड़ा केंद्रक होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा क्या होता है, केंद्रक होता है, बड़ा क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए हमने ये कहा कि जो परागकण होते हैं पहले तो चतुष्कोणीय संरचना बना के रखता है, कौन सा, चतुष्कोणीय संरचना बना के रखता है, ये चतुष्टक संरचना बना के रखता है, चतुष्टक संरचना, ठीक है। और चतुष्टक संरचना यानी ये एक लघु बीजाणु है, इसको लघु बीजाणु ही परिपक्व होकर परागकण कहलाता है। इसको अगर देखिएगा 2 चमड़ी से बना हुआ है, पहला जो बाहरी चमड़ी होता है उसको हम लोग बाह्यचोल कहते हैं, अंदर की चमड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं, ठीक है, बाह्यचोल और क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। जब इसमें आप देखिएगा तो गौर से, तो एक रसधानी होता है, रसधानी जिसमें पानी भरा रहता है, और बाकी चीजें जो अंदर में देखिएगा तो एक एसीमेट्रिक रहता है, वो लंबे जैसी संरचना, वो रसधानी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, रसधानी धीरे धीरे ये अलग अलग हो जाते हैं या जुड़ा ही रहते हैं। इसमें आप देखिएगा तो ये जो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, इसमें 2 कोशिका बनता है, एक कोशिका ये होता है और एक कोशिका ये होता है। तो एक बड़ा कोशिका मान के चलिए, एक बड़ा कोशिका मान के चलिए, एक बड़ा कोशिका जब मान के चलिएगा तो बड़ा कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कायिक कोशिका का नाम, बड़ा कोशिका क्या कहते हैं, कायिक कोशिका। अब बड़ा कोशिका का जीव द्रव ये है, इसके अंदर एक और कोशिका है, देखिए ये जो कोशिका इसको क्या कहते हैं, जनन कोशिका। बड़ा कोशिका के अंदर में कौन तैर रहा है, जनन कोशिका, ये आपको याद रखना है, बड़ा कोशिका। तो परागकण नर युग्म को भी, ठीक है, ये सामान्यतः कैसा होता है, गोलाकार, इसका जो व्यास होता है लगभग 20-25 से 50 तक माइक्रोमीटर तक। परागकण 2 परतों से घिरी है, बाह्य परत और आंतरिक परत, ठीक है। अब अगर बात करें, बाह्यचोल एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो अभी तक ज्ञात सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ है, जिस कारण से बाह्यचोल क्या होता है, कठोर होते हैं। और कहीं कहीं पर बाह्यचोल पर एस्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, तो वहां पर छिद्र होता है, तो उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। आंतरिक परत पेक्टिन एवं सेल्यूलोज का बना होता है, आंतरिक परत किसका, पेक्टिन एवं सेल्यूलोज का बना होता है। परागकण का जीव द्रव, जो परागकण के अंदर जो जीव द्रव है, जीव द्रव किसी जीव का भौतिक इकाई है ना, तो जीव द्रव है साइटोप्लाज्म, एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है, खैर ये बड़ी बात नहीं है।
परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं हो जाएगी। परिपक्व जब परागकण जब जवान हो जाएंगे, परिपक्व मतलब जवान हो जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाना, तब उसमें 2 कोशिका हो जाएंगे। 2 कोशिका में एक कोशिका का नाम होगा कायिक कोशिका, दूसरे का नाम होगा जनन कोशिका। कायिक कोशिका के अंदर में, कायिक कोशिका के अंदर में कौन कोशिका रहता है? जनन कोशिका रहता है। क्लियर है बात कि नहीं? बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हमारा जो टेपेटम कोशिका है, आपको याद होगा टेपेटम कोशिका। टेपेटम जो होता है, टेपेटम एक दीवार होता है, लघु बीजाणु का आंतरिक, लघु बीजाणु जिस दीवार से घिरा हुआ होता है, लघु बीजाणु जिस दीवार से घिरा हुआ होता है, क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जिस दीवार से घिरा हुआ रहता है, ये 4 दीवार होते हैं, हमने पीछे जाना। 4 दीवार में सबसे आंतरिक दीवार जो होती है, जो लघु बीजाणु को घेर के रखता है, उसको बोलते हैं टेपेटम। टेपेटम का काम है, जो हमारा लघु बीजाणु है यानी परागकण है, इसको पोषण प्रदान करना। क्या करना? पोषण प्रदान करना। और इसके अलावा भी कई काम है, हम उसका अब वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, परागकण भित्ति। परागकण भित्ति आपको पता है, जो बायचोल अंताचोल होता है। परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। यानी टेपेटम की क्या भूमिका है, उसका क्या करना है? व्याख्या करना है। टेपेटम की क्या भूमिका है परागकण के दीवार बनने में? परागकण के दीवार बनने में टेपेटम की क्या भूमिका है? तो आप पहले टेपेटम को जानिए, क्या है? बोलिए। परागकण भित्ति निर्माण में टेपिटम की महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण भूमिका है। टेपिटम के बारे में जानिए। टेपिटम लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत है। पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं इस बातों को। ठीक है, जो पराग भित्ति यानी जिसको बायचोल कहते हैं, पराग भित्ति को क्या करती है? कठोर बनाती है। अच्छा, कठोर बनाने के लिए ठीक है, यूस्बिक, क्या बोलेंगे? यूस्बिक कनिका का स्राव करती है। यानी टेपेटम से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो कहेंगे यूस्बिक कनिका निकलता है। किससे? टेपेटम से। ये यूस्बिक कनिका क्या करता है? एस्पोरोपोलेनिन को बचाता है, एस्पोरोपोलेनिन निर्माण करता है ना। जो एस्पोरोपोलेनिन के जमाव में मदद करता है। मतलब बाहरी त्वचा पर एस्पोरोपोलेनिन जमा करता है। कौन? जो यूस्बिक कनिका वो जमा करता है, ताकि बाहरी कवच क्या हो सके? मजबूत हो सके। ठीक है, बाहरी जो कवच होता है इसको जो मजबूत करता है कौन करता है? एस्पोरोपोलेनिन करता है। एस्पोरोपोलेनिन को इस पर जमा कौन करता है? तो क्या कहेंगे? यूस्बिक कनिका करता है। और यूस्बिक कनिका का निर्माण कौन करता है? टेपेटम करता है। यूस्बिक कनिका का स्राव कौन करता है? टेपेटम करता है। क्लियर है बात कि नहीं? यूस्बिक कनिका का निर्माण कौन करता है? टेपेटम करता है। अन्य भी कई काम है। अन्य भी कई काम है। बोलिए, अन्य भी क्या है? अन्य भी कई काम है। किसका? टेपेटम का। टेपेटम का अन्य कई काम है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला तो सबको याद होना चाहिए, जो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग परागकण धीरे धीरे बड़ा होने के बाद कर देते हैं। परागकण को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परागकण को
पोषण प्रदान करता है। परागकण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, ये आपको जानना है। परागकण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा, कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम स्राव करता है, एंजाइम स्राव करता है, कैलेज एंजाइम स्राव करता है। क्यों सर, क्यों करता है? जो लघु बीजाणु चतुष्टक है ना, चतुष्टक को, लघु बीजाणु चतुष्टक को आपस में जोड़ने वाले एक पदार्थ का नाम बताए। जोड़ने वाले पदार्थ कैलोस, क्या बोलेंगे? कैलोस को घोल देता है। कैलोस को क्या करता है? घोल देता है ना, जिससे परागकण अलग हो जाते हैं, परागकण अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कहने का है, आप यहाँ देखिए, यहाँ ये चारों आपस में सटा हुआ है ना, तो ये जो जुड़ा हुआ है, जिससे जुड़ा हुआ है ना, इसको कहते हैं कैलोस नामक पदार्थ। ये कैलोस नामक पदार्थ है। इस कैलोस नामक पदार्थ को घोल देता है। ये पानी में, मतलब उस कैलोजल में क्या होता है? घुल मिल जाता है। जब घुल मिल जाता है तो यही तो संरचना बच जाता है। यही संरचना बाद में क्या कहला जाता है? परागकण कहला जाता है। मतलब अगर ये कैलोजेल नहीं रहे, तो ये कैलोस को नहीं घुला पाएगा। कैलोस नहीं घुला पाएगा तो लघु बीजाणु से चारों परागकण अलग अलग नहीं होगा। चारों परागकण को अलग अलग करने के लिए कैलोज एंजाइम स्राव करता है। कौन ये करता है? टेपेटम करता है। ये टेपेटम का मेनली क्या हो गया? कार्य हो गया। फिर और कार्य है टेपेटम का, देखिए, आपको पता है जो कीट परागित पौधा है, पुष्प कह देते हैं, पुष्प, कीट परागित पुष्प में टेपिटम परागकणों के चारों ओर एक चिपचिपे तेलीय पदार्थ है ना, बनाने के लिए लिपिड्स और केराटिनॉइड्स का स्राव करता है। यानी कीट परागित पुष्प के लिए परागकण में अगर तेलीय पदार्थ होगा तभी तो परागकण जाके चिपकेगा कीट के मुंह में। वहां पर तो चिपकने के लिए तेलीय पदार्थ निकालता है, तो वो तेलीय पदार्थ दो चीजों से बना होता है, लिपिड से और केराटिनॉइड से। ये दोनों कौन निकालता है? टेपेटम ही निकालता है। ये टेपेटम का मुख्य कार्य हो गया। टेपेटम का तो अगर भित्ति रचना में कहा तो ये कार्य लिखेंगे। अन्य कार्य यदि टेपेटम का कार्य पूछेगा तो ये सभी कार्य कौन करता है? टेपेटम करता है। क्लियर है ये बात? ये सभी कार्य कौन करता है? टेपेटम करता है। ठीक है, ये सभी कार्य टेपेटम करता है। क्लियर है बात की नहीं? बताइए, ये सब किसका काम है? टेपेटम का काम है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। अब देखिए, अब आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए पराग जनित एलर्जी, पराग जनित एलर्जी है ना, पराग जनित एलर्जी का बात करते हैं। यानी ये जानिए, परागकण से एलर्जी भी होता है। परागकण से क्या होता है? एलर्जी होता है। मतलब अगर परागकण ज्यादा मात्रा में नाक में चला जाए, आंख में चला जाए, तो इस तरह से एलर्जी हो जाता है, जिससे हमारा आंख नोचने लगता है, आंख से पानी बहने लगता है, नाक से पानी बहने लगता है, कई बार दम्मा बीमारी हो जाता है ना, परागकण से। खास करके जो गेहूं, जो विदेशी आयातित गेहूं है, उसके साथ साथ पार्थेनियम यानी गाजर घास, पार्थेनियम यानी गाजर घास क्या हुआ, उसी के साथ साथ आया, उसका परागकण जो है एलर्जी कारक है। उसका परागकण क्या है? एलर्जी कारक, उससे एलर्जी होता है। और कई प्रकार के श्वसन संबंधी ज्यादा बीमारी किससे होता है? परागकण से होता है ना। तो परागकण एलर्जी कारक भी है, याद रखिएगा।
और याद रखिएगा जो परागकण है वो पोषक तत्व से भी भरपूर है। परागकण क्या है? पोषक तत्व से भी भरपूर है। परागकण से टेबलेट बनाया जाता है, जैसे बी पोलन एक टेबलेट चलता है, जो खिलाड़ी और उसका सेवन करता है उससे शक्ति मिलता है उसको। जो धावक घोड़ा होता है, घोड़ा जो दौड़ता है, वो भी वो टेबलेट उसको खिला दिया जाता है। तो परागकण पोषण से भी भरपूर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परागकण पोषण से भी क्या होता है? भरपूर होता है। क्लियर है बात? और ये सब चीजें परागकण के बारे में अभी हमको जानना है, वो बातें हमको लिखना। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम अनेक प्रजातियों के, क्या बोलेंगे? अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में, सब में नहीं बोलते हैं, कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा करते हैं। श्वसनी वेदना पैदा करते हैं, सांस में संबंधित बीमारी हो जाता है, जो कभी कभी चिरकालिक यानी लंबे समय के लिए, जीवन भर के लिए चिरकालिक श्वसन विकार यानी जिंदगी भर श्वसन संबंधी विकार होगा। श्वसन विकार जैसे दम्मा हो गया, है ना, जैसे हमारा श्वसनी शोथ हो गया, आदि बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एलर्जी हो गया। किससे? परागकण से। परागकण से हमारा क्या हो गया? एलर्जी हो गया, एलर्जी। दूसरा बात यदि बात करें, अच्छा एक चीज यहां पर हम लिख देते हैं, जरा बात करें भारत में, ठीक है, आयातित जो गेहूं आता है, आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास, इसको पार्थेनियम कहते हैं। क्या? पार्थेनियम, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पार्थेनियम की परागकण एलर्जी कारक है। हालांकि बहुत सारा परागकण एलर्जी कारक है, लेकिन ये विशेषता क्या है? एलर्जी कारक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे क्या? अब हम बात करेंगे परागकण जनित पोषण का बात करेंगे। परागकण जनित किसका बात करेंगे? पोषण का बात करेंगे। परागकण जनित पोषण का हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर बात करें परागकण पोषणों से, यानी ऐसे बोले पोषक तत्वों से भरपूर होती है। परागकण क्या होते हैं? पोषक तत्वों से भरपूर होती है। परागकण के प्रयोग से आहार संपूरक जो टेबलेट्स है, आहार संपूरक टेबलेट्स बनता है, जो खिलाड़ियों धावक अश्व समझते हैं, घोड़ा, है ना, अश्वों की कार्य क्षमता या दक्षता में वृद्धि करता है।
में वृद्धि करता है। ठीक है, क्लियर है बात, बताइए क्लियर है। ये हमारा परागकण जनित एलर्जी हो गया, एलर्जी भी पैदा होता है, दम्मा होता है, श्वसनी शोध होता है। ठीक है, परागकण जो गेहूं के साथ जो पार्थेनियम आया, गाजर घास आया विदेशी कुल का, है ना, ये भी हमारे परागकण जनित एलर्जी पैदा करता है। जो पोषण होता है, इससे पोषण जैसे टेबलेट बनता है, टेबलेट जैसे याद रखिएगा, टेबलेट यदि याद रखिएगा, टेबलेट है, इसका नाम है बी पोलन, क्या नाम है, बी पोलन, है ना, बी पोलन, इंग्लैंड में बना है। ठीक है, ये टेबलेट हमारा जो है, टेबलेट जो हमारा है, ये पोषक तत्वों से भरपूर है। ये खिलाड़ी लोग इसका प्रयोग करते हैं, उसका कार्य दक्षता में वृद्धि होता है। दौड़ने वाले घोड़ा को ये टेबलेट यूज में दिया जाता है। क्लियर है बात, बताइए क्लियर है कि नहीं, ये बताना आपको क्लियर है। अब बात करेंगे परागकण की जीवन क्षमता, किसका बात करेंगे, परागकण की जीवन क्षमता का बात करेंगे। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं क्या, परागकण, परागकण की जीवन क्षमता, परागकण की जीवन क्षमता मतलब जो परागकण होता है कब तक जीवित रह सकता है, परागकण कब तक जीवित रह सकता है, कितना देर तक चलने वाला है ना। तो क्या बोलेंगे, जो हमारा परागकण है, परागकण की जीवन क्षमता, जीवन क्षमता, जीवन क्षमता, वह क्षमता, वह क्षमता होती है, वह क्षमता होती है, वह क्षमता होती है, वह क्षमता या अवधि बोलते हैं, क्षमता या क्या बोलेंगे, अवधि, है ना, अवधि, अवधि टाइम बोलते हैं, होती है, जिसके क्या बोलेंगे, जिसके दौरान, इस टाइम के दौरान, जिसके दौरान वह क्षमता होती है, वह समय होती है जिसके दौरान परागकण, जिसके दौरान परागकण, जिसके दौरान परागकण अंकुरित, अंकुरित, अंकुरित होने और अंकुरित होने, परागकण अंकुरित कहाँ होता है, जब पराग जो वर्तिकाग्र पर चला जाता है, जब हम परागण पढ़ने लगेंगे, निषेचन पढ़ने लगेंगे इसके बाद, ठीक है, तब वो सब चीजें पढ़े। अभी तो केवल एक एक अंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जब निषेचन पढ़ने लगेंगे तब ये जानेंगे, है ना। होने और निषेचन, निषेचन, निषेचन करने की शक्ति खो देता है। मतलब जब परागकण के अंदर निषेचन करने की शक्ति नहीं रहेगा तो वहां तक का समय क्या कहलाएगा, परागकण की जीवन, परागकण की जीवन क्षमता वह अवधि होती है जिसके दौरान परागकण अंकुरित होने और निषेचन करने की शक्ति क्या करता है, खो देता है। वही समय तक हमारा क्या कहलाता है, परागकण का जीवन क्षमता कहलाता है ना। सभी पौधे का पराग, सभी क्या बोलेंगे, सभी प्रजातियों, सभी प्रजातियों यानी सभी प्रजातियों की क्षमता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। सभी की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर है बात, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। क्या बोलेंगे, पहला तो ये हो जाती है अल्पकालिक। क्या होता है, अल्पकालिक, मतलब अल्पकालिक मतलब हुआ कुछ ही समय में अपना ये जीवन क्षमता क्या करेगा, खो देगा। कुछ ही समय में अपना जीवन क्षमता क्या करेगा, खो देगा। कुछ ही समय अपना जीवन क्षमता क्या करेगा, खो देगा। जैसे बात करें धान, गेहूं, इस सब का जो जीवन क्षमता है ना वो 30 मिनट का है। कितने मिनट का, 30 मिनट का है। 30 मिनट में अपना जीवन क्षमता क्या करता है, खो देता है ना। 30 मिनट में अपना जीवन क्षमता 30 मिनट में खो देता है, खो देता है। 30 मिनट अगर परागकोश से निकल गया बाहर, 30 मिनट के बाद ये मर जाएगा। इसलिए 30 मिनट के अंदर ही, आधा घंटा के अंदर ही उसे वहां अपना वर्तिकाग्र पर पहुंचना है। एक होता है कौन सा, दीर्घकालिक। क्या होता है, दीर्घकालिक। क्या होता है जी, दीर्घकालिक होता है। दीर्घकालिक मतलब क्या हुआ, जो लंबे समय तक हो। दीर्घकालिक मतलब जो लंबे समय तक हो, जो लंबे समय तक हो। यदि बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे रोजेसी कुल का हो गया, रोजेसी कुल, रोजेसी कुल का पौधा हो गया। जैसे हम बात करेंगे लेग्यूमिनोसी कुल का हो गया, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे सोलनेसी कुल का हो गया, सोलनेसी कुल का हो गया। ये सब कुल का जो होता है ना, इस सब कुल में कौन कौन पौधा आता है जरा मैं बता दूं। जैसे बात करो रोजेसी कुल का, तो रोज हो गया। रोजेसी कुल का कौन हो गया, रोज। जैसे गुलाब हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब इस कुल में आता है, ठीक है। यदि बात करें लिग्यूमिनोसी कुल का, तो जो दलहन चीजें आते हैं, चना हो गया,
मटर हो गया, है ना, चना मटर मूंग हो गया, ये सब इसमें आता है। यदि बात करें हम सोलनेसी कुल का, इसमें कौन हो जाता है, आलू हो जाते हैं, तंबाकू हो जाते हैं, और अश्वगंधा याद रखिएगा, अश्वगंधा। तो ये देखिए, ये हम ये बताना चाहते हैं, इन सब का जो परागकण का जीवन क्षमता होती है ना, महीनों होती है, महीनों तक होती है, महीनों तक, है ना, जीवन क्षमता महीनों तक होती है। यानी महीनों तक में इसकी पराग की जीवन क्षमता समाप्त नहीं होती है, महीनों तक में इसकी पराग की जीवन क्षमता समाप्त नहीं होती, ये हम आपको बता रहे हैं, महीनों तक में समाप्त नहीं होती। क्लियर है बात, महीनों तक में समाप्त नहीं होती है। ठीक है, चलिए एक चीज और आपको यहाँ पर जान लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज और जान लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्या वो, उसको हम कहेंगे क्या, पराग बैंक। क्या कहेंगे, पराग बैंक। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो परागकण है, जैसे आपने सुना होगा गाय भैंस को कृत्रिम निषेचन कराते हैं, कृत्रिम सीमेन देते हैं जिससे बच्चा पैदा होता है, इसमें सांड की जरूरत नहीं होती है, सांड का जो स्पर्म होता है उसका जरूरत होता है। तो वो जो डब्बा में रखा जाता है, तो वो डब्बा में जो रखा जाता है, आपको पता है उसमें नाइट्रोजन गैस होता है द्रव रूप में, नाइट्रोजन गैस द्रव रूप में होता है। गैस को अगर बहुत ठंडा करते तो वो द्रव रूप बन जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान, उसमें परागकण को, स्पर्म को सुरक्षित रखा जाता है। कितना पर, बोलिए कितना पर, पराग, क्या बोलेंगे, परागकण, परागकण या स्पर्म जो भी होता है ना, स्पर्म को तरल तरल नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित कर, संरक्षित कर रखा जाता है, संरक्षित कर रखा जाता है, संरक्षित कर रखा जाता है। ठीक है, संरक्षित कर रखा जाता है ना। इसको, इस प्रक्रिया को आप याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्रायो, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो परागकण को, जो परागकण है उसको हम -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इससे वर्षों तक, वर्षों तक, वर्षों तक रख सकते हैं, वर्षों तक रखा जाता है, वर्षों तक रखा जाता है, ये याद रखिएगा, वर्षों तक रखा जाता है, कई वर्षों तक हम इसको संरक्षित करके रख सकते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है ये चीजें, क्लियर है। अब हमारा जो है, जो पुरुष का अंग है वो हमारा क्लियर हो चुका है, पुरुष का अंग क्लियर हो चुका है। एक बार शुरू से फिर हम बता देते हैं हमने क्या क्या जाना। इसमें हमने पुष्प के बारे में, आवृत बीजी अनावृत बीजी जाना पिछले वीडियो में। इसके बाद आवृत बीजी का उदाहरण हमने देखा, जो हमारा पुष्प के भाग देखे। उसके बाद हमने पुष्प के एक एक भाग के बारे में हमने जाना, ये पुंकेसर था, ये पुरुष वाला भाग को हम टोटल जान चुके हैं। अब हम लोग स्त्री केसर को जानेंगे। ठीक है, परागकोश की संरचना हमने जाना, कैसा कैसा होता पराग, ये क्या हो गया, ये हमने जाना। इसके बाद हमने ये जाना कि ये हमारा परागकोश की संरचना का चित्र है, इस तरह से हमने बनाया। इसके बाद जो हमारा क्या क्या, ये कौन कौन चीजों से बना है, कितने चमड़ी से बना है, ये है टेपेटम, लघु बीजाणु के सबसे आंतरिक वाला जो घेरा है। ये 4 प्रकार, चारों का लघु बीजाणु जनन के बारे में हमने जाना, इसके 4 लघु बीजाणु जनन के चरण। परागकोश, परागकण की संरचना, परागकण कैसा होता है हमने ये जाना। इसके बाद हमने परागकण की जो संरचना में जो जो पाया जाता है वो हमने जाना। ये हमारे टेपेटम की भूमिका के बारे में हमने व्याख्या किया। इसके बाद हम पराग जनित एलर्जी पढ़े, परागकण जनित पोषण पढ़े, और हमने परागकण की जीवन क्षमता पढ़े, और पराग बैंक पढ़े। क्या पढ़े, पराग बैंक। इतना चीज हमारा क्लियर है। इसके बाद हम स्त्री केसर के बारे में चर्चा करेंगे, स्त्री केसर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार।